बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वलीद हसन है। अभी मैं बतौर सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। पिछली वीडियो मेरी एक बीमारी पर थी जिसका नाम था मैदे की तेज़ाबियत, खुराक की नाली में आना। उस वीडियो में मैंने उस बीमारी के बारे में आप लोगों को बताया कि वो बीमारी क्या है, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करने पर या फिर किन वजूहात की वजह से हो सकती है और उस बीमारी की अलामात क्या होती हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग इस बीमारी का इलाज नहीं करवाते उनमें क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और फिर उस बीमारी का मुकम्मल इलाज और नुस्खा बताऊंगा। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं इस बीमारी की पेचीदगियों के बारे में। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक दरवाज़ा होता है जो अगर कमज़ोर पड़ जाए, और कमज़ोर पड़ने की वजूहात भी मैंने कल आपको मुकम्मल बताई थी। तो होता क्या है कि मैदे का तेज़ाब खुराक की नाली में आ जाता है, जिसकी वजह से खुराक की नाली में सोजिश पड़ जाती है, जिसे आम तौर पर रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस बोलते हैं। ये चीज़ आम तौर पर हर इस बीमारी में लाहक इंसान को होती ही है, लेकिन अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो खुराक की नाली में मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, जिनको अल्सर्स कहा जाता है। और वो ज़ख़म जब आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू होते हैं तो उन जगहों पर उभार बन जाता है, जिसकी वजह से खुराक और पानी निगलने में तंगी होती है। क्योंकि खुराक की नाली तंग हो जाती है तो इस खुराक और पानी निगलने में मुश्किल होने को डिस्फेजिया कहते हैं। एक और जो सबसे तशवीशनाक पेचीदगी है जो कि उन लोगों को हो जाती है जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो और उनको कोई 8-9 साल से इस बीमारी का मसला चल रहा हो, वो है खुराक की नाली का कैंसर होना, जो कि नहायत तशवीशनाक अमल है। तो इसलिए इस बीमारी का इलाज बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं इस बीमारी के इलाज की तरफ। इस बीमारी के इलाज को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा जो कि 7 दिनों का होता है, दूसरा 2 महीनों का होता है और तीसरा 1 महीने का। तो पहले 7 दिन का नुस्खा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो पहले 7 दिन में आपने करना क्या होता है कि इसमें खाना कैसे खाना है। खाने से पहले पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, नंबर 1। नंबर 2, दिन में 2-3 मरतबा पेट भर कर खाना खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी दफ़ा खाएं, लेकिन सोने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। फिर उसके बाद खाने में किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 1, तेल और चिकनाई वाला खाना जैसा कि चिप्स, पकोड़े, समोसे और पराठे का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2, तेज़ मिर्च मसाले, तेज़ चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और बोतलों का इस्तेमाल नहीं करना। फिर उसके बाद आपने वज़न कम करना है, कम से कम 10 किलो। रात को बग़ैर सरहाने के सीधा नहीं लेटना, 2 सरहाने होने चाहिए कम से कम। फिर उसके बाद सिगरेट और शराब का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो मुकम्मल छोड़ दें। फिर कौन सी अद्वियात ऐसी हैं जो पहले 7 दिन इस्तेमाल करनी होती हैं, उसमें नंबर 1, टैबलेट फैमट 20 मिलीग्राम वाली आपने इस्तेमाल करनी है सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले और रात खाने से 1 घंटा पहले। नंबर 2, टैबलेट गैनाटॉन 50 मिलीग्राम वाली आपने इस्तेमाल करनी है खाने से आधा घंटा पहले, सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 दफ़ा। फिर नंबर 3 पे आता है एक सिरप डाइजेक्स एमपी। ये आपने 2 चाय वाले चम्मच खाने से आधा घंटा पहले, सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने होते हैं। तो पहले 7 दिन जो मैंने आपको हदायत और अद्वियात और जिस तरह से नुस्खा बताया वो आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है। इसमें आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि ये जो हदायत होती हैं ये पूरी कैलकुलेटेड हदायत होती हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे हिस्से पर जो कि 2 महीने चलता है। अब 2 महीने वाले नुस्खे में आपने क्या करना होता है कि अगर पहले 7 दिन वाले नुस्खे से आराम आ जाए तो सिर्फ अद्वियात छोड़ छोड़ देनी है। जो बाकी की हिदायत हैं, जिस तरह जो मैंने आपको बताई कि खाना कैसे खाना है और खाने में क्या इस्तेमाल करना है और सिगरेट, चाय, तेज़ चाय और कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, वो आपने हिदायत ऐसे ही अमल करना है। सिर्फ आपने अद्वियात को छोड़ देना है अगर आपको पहले 7 दिन में आराम आ जाता है। और अगर आप अद्वियात को छोड़ दें और कुछ दिनों बाद फिर से ये मसला होना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है कि जो पहले 7 दिन वाले नुस्खे में जो टैबलेट फैमट 20 mg दी थी उसकी जगह
आपने कैप्सूल ओमेप्राजोल 40 mg का इस्तेमाल करना है, जो कि आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। बाकी नुस्खा वैसे ही रहेगा। उसके बाद अगर पहले 7 दिन आपको आराम ना आए, अगर आपको बिल्कुल ही आराम नहीं आ रहा पहले 7 दिन वाले नुस्खे से, तो फिर आपने क्या करना है कि जो पहले 7 दिन वाले नुस्खे में टैबलेट फेमट 20 मिलीग्राम वाली थी, उसकी जगह कैप्सूल ओमेप्राजोल 40 mg लेना है, जो कि आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, और बाकी नुस्खा वैसे ही रहेगा। जो अद्वियात आपने इन 2 महीनों वाले नुस्खे में नहीं इस्तेमाल करनी वो कौन सी हैं? नंबर 1, टैबलेट गैनाटोन, जो पहले 7 दिन वाले नुस्खे में थी, वो इन 2 महीनों में नहीं इस्तेमाल करनी, वो सिर्फ पहले 7 दिन ही इस्तेमाल करनी है। फिर नंबर 2 में जो है सिरप, पहले 7 दिन में इस्तेमाल किया था सिरप डाइजेक्स, वो इस्तेमाल नहीं करना आपने। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं आखिरी 1 महीने वाले नुस्खे में। आखिरी 1 महीने वाले नुस्खे में आपने क्या करना है कि अगर पिछले 2 महीने नुस्खे से आराम आ जाए तो अद्वियात छोड़कर सिर्फ हदायत पर अमल करना है। वही हदायत जो मैंने आपको पहले शुरू वाले 7 दिन में बताई थी कि खाना कैसे खाना है, खाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, सिगरेट नोशी और जो तेज़ चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, वो उन हदायत पर अमल करना है। और अगर कुछ दिन बाद फिर से थोड़ा बहुत ये मसला शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है कि उन्हीं हदायत के साथ टैबलेट जो फेमोट है 20 मिलीग्राम वाली, जो मैंने आपको बताया था आपने किस तरह से सुबह शाम लेनी है खाने से 1 घंटा पहले, तो आपने वो इस्तेमाल करनी है। और अगर उससे भी आराम ना आए तो ये टैबलेट फेमोट 20 मिलीग्राम की बजाय आपने कैप्सूल ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम वाला इस्तेमाल करना है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी वही है कि सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले आपने दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद अगर पिछले 2 महीने वाले नुस्खे से थोड़ा आराम आए, यानी आपको मुकम्मल आराम नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपको आराम आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि जो ओमेप्राजोल आप 40 मिलीग्राम वाला ले रहे हैं उसकी बजाय उसकी जो आपने डोज़ है या क्वांटिटी है वो डबल कर देनी है, यानी आपने कैप्सूल ओमेप्राजोल 80 मिलीग्राम वाला इस्तेमाल करना है। और अगर आपको इससे भी आराम नहीं आ रहा तो आप उसी नुस्खे में कैप्सूल ओमेप्राजोल 80 mg में ही आप टैबलेट गैनाटोन 50 मिलीग्राम ऐड करते हैं, जो कि आपको पता है किस तरह लेना है, सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटा पहले। और अगर फिर भी आराम ना आए तो फिर इसका हल आखिरी हल यही होता है कि एक कैमरे वाला टेस्ट होता है जिसको हम एंडोस्कोपी बोलते हैं, वो आपने करवानी है। फिर उसके बाद अगर पिछले 2 महीने वाले नुस्खे से आपको बिल्कुल भी आराम ना आए तो फिर आपने जो आखिरी हल होता है वो यही होता है कि कैमरा वाला टेस्ट एंडोस्कोपी करवानी होती है। तो नाजरीन, ये है मुकम्मल नुस्खा जो मैंने आप लोगों को बताया। मैं आप लोगों को पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा नुस्खा आपको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसकी वजह ये नहीं कि डॉक्टर्स की कोताही है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास ओपीडीज़ में इतना टाइम ही नहीं होता कि किसी एक मरीज़ को इतनी वजाहत करके बताया जा सके। अब ये एक नुस्खा लिखने में मुझे कोई 1 घंटा लग गया है, जबकि ओपीडीज़ में मरीज़ों का जिस हिसाब से रश लगा होता है हम कोई 10-15 मिनट से ज़्यादा किसी एक मरीज़ को टाइम नहीं दे सकते। तो नाजरीन, ये हमारी बीमारी मुकम्मल हुई। इस वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाला हुआ है नीचे, तो काइंडली व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा। मैं इस मैसेज का जवाब लाजमी दूंगा, लेकिन कॉल मत करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।